हाय फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में मैं यूके विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करनी है उसका पूरा स्टेप्स आपको दिखाऊंगा। ईच एंड एवरी सिंगल फॉर्म्स डिटेल्स में इसमें दिखाई गई हुई है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एजेंट्स भी ये देख सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन भी ये देख सकते हैं बीच बीच में कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे आपका रिफ्यूज़ल आ सकता है, फंड्स कैसे दिखाना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मेंशन की हुई है। आप इस वीडियो को देखकर पूरा विजिटर फाइल रख सकते हो, किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको पता चले कि कैसे यूके विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन आप इजीली घर से अप्लाई कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हमारे स्पॉन्सर है प्रमा पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियल स्पॉन्सर किया है ये वीडियो बनाने के लिए। प्रमा पार्टनर इन प्रोग्रेस इंडिया का फर्स्ट एवर आर्टिशियन का लोकल मार्केट प्लेस है, जो ऑनलाइन हैंडमेड और आइटम्स बेचते हैं, हैंडमेड ज्वेलरीज, गिफ्ट्स, टेराकोटा आर्ट्स, मैक्रामे आर्ट्स, क्रोसेट आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है जो डायरेक्ट लोकल आर्टिस्ट से सीधा आपके घर तक पहुंचती है। लोकल आर्टिस्ट को ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं एंड उनकी आइटम और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। सो प्लीज़ गाइस, बाय ऑनलाइन फ्रॉम देम। बारकोड इमेज में है, आप बारकोड स्कैन कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आप मॉन्ग 15 मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज हम यूके विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसके बारे में जानेंगे। ये पूरे वीडियो में पहले कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, और एट दी एंड तक आप ये वीडियो देखना। एंड में मैंने डिफरेंट डिफरेंट सीनेरियो रखे हैं जिस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हो, और कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए हुए हैं तो उस जो आपको हेल्प कर सकते हैं विजिटर वीज़ा फाइल रखने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च इंजन में जाके लिखिए यूके विजिटर वीज़ा, एप्लीकेशन या फीस और फॉर इंडियन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे ही सर्च में ये पेज आता है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि government.uk वाली वेबसाइट पे ही जाना है। ऐसा क्राउन का सिंबल ब्लू में होगा, ब्लू या कई बार पर्पल में होता है। सो government.uk ये मेक श्योर करें। अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा वाली लिंक जो आती है उस पर क्लिक करें आप। जैसे आप क्लिक करोगे, ऐसा पूरा एक वेब पेज आ जाता है, विजिट यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। डोंट वरी, मैंने ये वीडियो में सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप ये पूरी लिंक पे जाके या कुछ भी एडिशनल चीज़ के लिए आप देख सकते हो कि क्या करना है, या ईटीए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या करना है, पर फॉर इंडियंस हमको स्टैंडर्ड वीज़ा लेना है। स्टैंडर्ड वीज़ा का 6 महीने का प्राइस, एप्लीकेशन फी £127 है, एंड 2 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का डिफरेंट डिफरेंट है। बट ये सारी चीज़ें कब करनी है, कैसे करनी है, मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी हम 6 मंथ के लिए जो स्टैंडर्ड वीज़ा है £127 वाला, उसके लिए एप्लीकेशन कैसे करना है ये दिखाएंगे। सो ये पूरा पेज आप पढ़ सकते हो, सारी डिटेल्स है, कैसा है, क्या 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 चीज़ मैंडेटरी है, क्या है, एंड गो थ्रू कर लेना आप एक बार। ठीक है। अब एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है अप्लाई नाउ, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो एक अलग से विंडो ओपन होगा, ये वाला पेज आएगा। सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश एंड देन नेक्स्ट। सिलेक्ट कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक में आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं इंडिया के लिए लिख रहा हूँ, सो सिलेक्ट इंडिया। इंडिया लिख के सिलेक्ट कीजिए एंड गो फॉर नेक्स्ट। नाउ चेक अवेलेबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशन।
तो ये चीज़ ना आपको अलग से करनी है कि आपके आसपास कौन से लोकेशन पे वीएफएस का सर्विस अवेलेबल है जहाँ जाके आप बायोमेट्रिक दे सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए ये लिंक क्लिक करोगे तो एक अलग से एक विंडो ओपन होगा, ये वाला। और यहाँ पे आप अपना एड्रेस या कुछ भी लिखकर इंडिया में जाके एड्रेस या कुछ भी लिखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से जगह पे बायोमेट्रिक्स है। ज़्यादातर सारी बड़ी सिटीज़ में है, जैसे कि गुजरात में अहमदाबाद में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे 2 जगह पे है। तो ऑलमोस्ट सारी जगहों पे इंडिया में अवेलेबल है। ये सारा यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा। ये सारा कौन-कौन सा जगह पे, कौन-कौन सी जगह पे ये है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा नियरेस्ट लोकेशन कहाँ पे है। ये चीज़ आपको एट द एंड में यूज़फुल होगी जब आपको डॉक्टर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक वीज़ा फ़ी पे करने के बाद एक बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, वीएफएस का पेज आएगा उस पे, ये सिलेक्ट करना होगा। तो अभी ये ध्यान में रखना है ये कि कहाँ पे आपका नियरेस्ट कौन-सा वाला वीएफएस आ रहा है। ठीक है? ये बहुत बेसिक चीज़ है। ना बैक टू वो वाली पेज पे चला जाओ, आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, हाँ भाई मैं यहाँ पे जाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अहमदाबाद है मेरे नज़दीक तो मैं अहमदाबाद पे जाऊँगा, देन नेक्स्ट, अप्लाई फॉर यूके विज़िट वीज़ा, ये सारी चीज़ें काम की है, आप पढ़ लेना एक बार, बट फिर भी मैं सब कुछ इंक्लूड करने वाला हूँ फॉर्म में, सो कोई वरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये अपडेट है कि अब ई-वीज़ा स्टार्ट हो गया है इंडियंस के लिए। तो पहले क्या होता था कि पासपोर्ट जाता था वीएफएस से एम्बेसी में, वहाँ जाके स्टैम्प होके वापस आता था। अब वो सारी प्रोसेस नहीं रहेगी, अब सीधा ई-वीज़ा आपको ईमेल पे ही आ जाएगा। सो ईमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा, कैसे पासपोर्ट देना है, बायोमेट्रिक देना है, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने वीएफएस वाले सेक्शन में बताया है, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। नाउ वे हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम फॉर्म स्टार्ट होगा। सो आई एम क्लिकिंग स्टार्ट नाउ। ओके, ये पूरा सेक्शन आप ये देख रहे हो, ये पूरा आपका फॉर्म का सेक्शन है। तो दिस इज द फर्स्ट पेज, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूके विजिटर वीजा के लिए। उसमें जरा भी गलती हुई तो आपको प्रॉब्लम होगा। अभी तो फिलहाल मैंने लिखा है xyz@yahoo.com, कुछ भी आप पासवर्ड रख सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू, जैसे ही ये आप क्लिक करोगे, जो भी ईमेल एड्रेस आपने लिखा हुआ है उस ईमेल एड्रेस पे, ये वाले ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल जाएगा। मेक श्योर वो ईमेल आपको मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि यूके वीजा में लॉगिन के लिए वो लिंक वहां पे ही होगी। तो आपको अगली बार लॉगिन करना हो तो दो जगह से ही कर सकते हो, एक वहां से लॉगिन कर सकते हो जो ईमेल आपको रिसीव होगा उसमें, और दूसरा मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि कैसे लॉगिन कर सकते हो। बट मेक श्योर वो ईमेल आ गया है आपको। ईमेल आना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर ईमेल नहीं आया तो आपका कोई कम्युनिकेशन बाद में आपको नहीं मिलेगा, एंड वो बहुत बड़ा हेडेक है कि कैसे फिर आपकी पूरी प्रोफाइल को दूसरे ईमेल के लिए रजिस्टर किया जाए। ठीक है? सो मेक श्योर दिस। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ये एड्रेस बिलोंग टू यू और समवन एल्स। अगर आप किसी के बिहाफ में पे कर रहे हो तो समवन एल्स, अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो यू। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा वीडियो देख के इवन एजेंट्स को भी हेल्प होगा। तो एजेंट के लिए एक बात बता दूं मैं, अगर आप किसी क्लाइंट का फिल अप कर रहे हो फॉर्म, तो मेक श्योर कि आप क्लाइंट के बिहाफ से ही करो। आप अपना नाम या डिटेल्स ना रखें, क्योंकि ज़्यादातर एजेंट्स यूके सर्टिफाइड नहीं होते। ठीक है, तो आप यही दिखाइए कि भी क्लाइंट अपने हिसाब से फिल कर रहा है या क्लाइंट का कोई फैमिली मेम्बर फिल कर रहा है। और हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखिए क्लाइंट के साथ, जो भी आप फिल कर रहे हो। एक गुड प्रैक्टिस है कि वो सारा फॉर्म आप एक बार क्लाइंट से वेरीफाई करवाओ, तो आपको भी दिक्कत ना हो और क्लाइंट को भी दिक्कत। और आप पर्सनली फिल कर रहे हो तो सिलेक्ट यू एंड सेव एंड कंटिन्यू। डू यू हैव अनदर ईमेल, अगर आपके पास ईमेल है तो डेफिनेटली लिखना है यहाँ पे, वो हेल्प करेगा। शायद आपका वो कोई ईमेल पर अगर कोई मेल नहीं आ रहा हो, कुछ दिक्कत हो, तो ये चीज़ खास लिखना है। डू यू हैव अनदर ईमेल, अभी तो मैं नो करके जा रहा हूँ। राइट नाउ अब हम सेकेंड स्टेज पे आ गए। ठीक है,
यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखना है, सो इंक्लूडिंग कंट्री कोड के साथ, तो हमारा 91 और कुछ भी तो नंबर लिख दो ना। ये नंबर ठीक से लिखना है, मैंने तो अभी 99 लिखा है, बट मेक श्योर आप प्रॉपर नंबर लिखे, क्योंकि सारा मैसेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आएगा। तो मेक श्योर कहाँ पे यूज करना है, तो आउटसाइड यूके कौन सा नंबर है, घर का है, बिजनेस का है, मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर दीजिए एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। दूसरा, अगेन अगर आपके पास दो नंबर है, डू नॉट हेजिटेट, लिख ही दीजिए। राइट, कॉन्टेक्टिंग बाय यू टेलीफोन, कैसे आपको वो लोग कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जनरली ये सिलेक्ट कर दो, टेलीफोन कॉल और टेक्स्ट में से दोनों से आप अवेलेबल हो। ओके, यहाँ से अभी मेन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। जो भी डिटेल्स फिलअप करना है, मेक श्योर पासपोर्ट में जो लिखा हुआ है एज इट इज रखना है। ऐसा नहीं है कि अब अलग दूसरे डॉक्यूमेंट में अलग नाम हो, वो वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखे, नहीं। यहाँ पे जो भी फिलअप करो वो पासपोर्ट के हिसाब से ही फिलअप करना है। सो गिवन नेम पासपोर्ट में देख लीजिएगा कौन सा गिवन नेम है। अगर गिवन नेम में दो पार्ट है, जैसे कि XYZ भाई एंड ABCY, तो दोनों लिखिए। अगर आपका नाम पापा का नाम है या कुछ भी हो, अगर पासपोर्ट में ही ऐसा पूरे है तो पूरा लिखिए। ऐसा नहीं कि हाफ अपना ही नाम लिख के आप पासपोर्ट के हिसाब से लिखिए। पासपोर्ट में गिवन सेक्शन एक पूरा होता है, गिवन नेम वाला सेक्शन, उस हिसाब से। अगेन फैमिली नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अगेन पासपोर्ट प्रमाण पासपोर्ट के हिसाब से ही लिखना है। एनी अदर नेम्स, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स के लिए जो मैरिड है। ज़्यादातर फीमेल्स मैरिज के बाद अपना नाम चेंज करवाती है, अपने हस्बैंड का नाम पासपोर्ट में आ जाता है, तो उनके लिए यहाँ पे यस लिखना है। सेव एंड कंटिन्यू करो और दूसरा नाम पूछेगा। अगर आप मेल हो या आपका नेम कभी चेंज नहीं हुआ है, अगर मेल हो और फिर भी आपके दो या तीन नाम है, ठीक है, कई बार कुमार आ जाता है पीछे, भाई भाई आ जाता है, या स्पेलिंग अलग है कई बार कई डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे आप वो सारे नेम ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट में दो अलग नाम हो तो, क्योंकि ये दो डॉक्यूमेंट ज़्यादातर टाइम यहाँ पे रखने होते हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड एक और चीज़, कई बार मेरी गुजराती बीच में आ जाएगी तो उसके लिए सॉरी, बट आई एम ट्राइंग कि मैं पूरा हिंदी में बोलता जाऊँ, ठीक है। ओके, नाउ अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एनी अदर नेम, आप दूसरे नाम से यस, कौन सा नाम था, तो अगर फीमेल है शादी के पहले कोई भी उनका नाम हो तो वो आप लिख सकते हो। राइट, जो भी वेरिएंट हो ये सही है। मोर देन वन हो तो आपको अगेन एक ऑप्शन फिर भी दिया जाएगा कि दूसरा नाम है कि नहीं है, तो यहाँ पे अगर यस करके फिर से दूसरा कोई नाम हो तो लिख सकते हो। स्पेलिंग वेरिएंट है या ऐसा कुछ है, लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, पर मेन डॉक्यूमेंट जितने भी आपके, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर ये तीन चीज़ों में अगर आपका नाम डिफरेंट है तो ऐड कीजिए। इन केस आपको ऐड करना रह गया है या लेटर ऑन पता चला कि ये वेरिएंट है, तो उसका भी ऑप्शन है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, तो मेरा दो नाम ऐसे वेरिएंट था, ऐसे करके मैं आगे चला जाओ नेक्स्ट, ठीक है। ओके, यहाँ पे से अभी रिलेशनशिप स्टेटस और ये सारी डिटेल आएगा, बट उसके पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। ये जैसे ही आपका नाम यहाँ पे आ जाता है, क्लिक यहाँ पे कीजिए, रिटर्न टू दिस एप्लीकेशन लेटर, और ये जो लिंक है ना, ये कॉपी किसी नोटपैड या वर्ड फाइल में करके रखिए। आप इसे भी ये कॉपी पेस्ट करके भी दोबारा लॉगिन कर सकते हो, या फिर जो मैंने बोला कि शुरुआत में आपको एक ईमेल आया होगा लॉगिन के लिए, उसके उससे भी कर सकते हो। तो ये पूरा कॉपी करना है, यहाँ से ऐसे कॉपी करके किसी वर्ड फाइल में या किसी भी चीज़ में आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वापस फिर से लॉगिन करना हो तो रिमेंबर, यूके विजिटर वीज़ा में लॉगिन के लिए अलग से कोई पोर्टल नहीं है, तो ये लिंक ही है जिससे आप लॉगिन कर सकते हो। तो मेक श्योर
आपको ईमेल आ गया है कि नहीं आया है वो देख लीजिए एंड ये लिंक कॉपी कर रखिए। ठीक है, इन केस आपका ईमेल डिलीट हो जाए तो ये लिंक से भी आप लॉग इन कर सकते हो। नाउ रिटर्न टू एप्लीकेशन, वापस हम चले जाते हैं सेक्शन पे। ओके, योर सेक्स एंड रिलेशनशिप स्टेटस लिखना है, जो भी है मेल फीमेल जो भी लिखना है सिलेक्ट कर लो आप। स्टेटस मैरिड, सिंगल, अनमैरिड, डिवोर्स, सेपरेटेड, विडो, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो मैरिड और सिविल पार्टनर या जो भी आपका रिलेशनशिप है मेल, ये लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। एड्रेस लाइन, अगेन ये सारा एड्रेस आपके पासपोर्ट के बैक साइड में पूरा घर का एड्रेस लिखा होगा, ये वाला एड्रेस यहाँ पे लिखना है। रिमेम्बर, ये वाला एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी टाउन है, जो भी चीज है, ये सारा यहाँ पे लिखना है। सिलेक्ट कंट्री इंडिया, इसमें ट्रैक में से सिलेक्ट करना है। नाउ रिमेम्बर, ये ऊपर जो है वो पासपोर्ट के हिसाब से, पासपोर्ट में जो पीछे के पेज पे दिया गया एड्रेस है वो लिखना है। अगर वो एड्रेस आपके करंट एड्रेस से डिफरेंट है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे नो लिखना है। तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, दूसरे एड्रेस जो भी आप करंट जहाँ पे रहते हो वो लिखना है। ठीक है, अगर दोनों एड्रेस सेम ही है तो जस्ट कीप यस एंड सेव एंड कंटिन्यू। नाउ अबाउट दिस प्रॉपर्टी, पासपोर्ट जो एड्रेस लिखा है वो प्रॉपर्टी पे आप कितने साल से वहाँ पे रह रहे हो तो वो लिखना है। अगर आप 10 ईयर्स से लिख रहे हो तो टेंटेटिव 10 ईयर्स लिख दो। ये ये चीज़ हम इम्पोर्टेंट है, ये आपको इफेक्ट करेगा आपका एस्टेब्लिशमेंट दिखाने के लिए। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे है या आपके पेरेंट्स के नाम पे है तो आई ओन इट। अगर आप शेयर कर रहे हो प्रॉपर्टी, आधा आपके नाम पे आधा आपके पेरेंट्स के नाम पे है, या ऐसा कुछ है कि अलग किसी और बंदे का भी नाम है आपके नाम के साथ, देन गो फॉर अदर और आई ओन इट, दोनों पे लिख सकते हो। अगर आई ओन इट लिख रहे हो तो बाद में एक्सप्लेनेशन दे देना। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है तो अदर, आई ओन दिस प्रॉपर्टी विद समवन एल्स, और उसका नाम भी लिख दो। या अगर आपके फैमिली मेंबर को ऐड कर रहे हो तो माय ग्रैंड पेरेंट्स और माय पेरेंट्स और कुछ भी ओन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी। सो ऐसा कुछ लिख सकते हो। अगर आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, रेंटेड है तो रेंट पे तो इजी ऑप्शन है। अदर, अगर आप अपने नाम सिर्फ अपना नाम नहीं है प्रॉपर्टी में किसी और का भी नाम है तो ये लिख सकते हो, या आपके फैमिली मेंबर के नाम का है तो ये भी लिख सकते हो। देन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, पासपोर्ट डिटेल आ गया अभी यहाँ पे। पासपोर्ट के हिसाब से पासपोर्ट डिटेल लिखना है पूरा। तो इश्यूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इश्यू, आपके पासपोर्ट में फर्स्ट पेज पे आपकी डेट ऑफ बर्थ के नीचे लिखा होगा जो भी प्लेस, जनरली वो सिटी का नाम होता है, तो मैं अभी ये अहमदाबाद ऐसे लिख देता हूँ। आप ठीक से लिखना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, कुछ स्पेलिंग ऐसे को दे नहीं रहे, बट आप मेक श्योर जिस हिसाब से जो स्पेलिंग लिखा हुआ है पासपोर्ट में वही लिखे। ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इश्यू डेट, अगेन फ्रंट पेज पासपोर्ट में बॉटम में होगा कौन सी तारीख को पासपोर्ट इश्यू किया गया हुआ है। सो 01012025, एंड देन एक्सपायरी भी उसके पास ही लिखा होगा 31/12/2003। ये मैंने रैंडम डेट लिखी है बट पासपोर्ट में आपको ये डेट मिल जाएंगे। हाँ, पासपोर्ट वैलिडिटी का एक क्वेश्चन जनरली आता है कि भाई कितना वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट ट्रैवल करने से पहले। तो 6 मंथ एक्सपायरी होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर आपको ट्रैवल करना है जून में तो आपका पासपोर्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी एटलीस्ट
दिसंबर फर्स्ट वीक होनी चाहिए, तो आप 6 महीने का वो दिखा सकते हो। ठीक है, ये जनरल रिक्वायरमेंट है। ई वीज़ा आने के बाद ये रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं रही, ये अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि अभी फेब्रुआरी मिड में ही ई वीज़ा स्टार्ट हुआ है, तो अभी वो क्लैरिटी नहीं है। बट मेक श्योर कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 6 मंथ का एटलीस्ट ट्रैवल डेट से 6 मंथ तक का ये होना चाहिए। वीज़ा आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, बट जब ट्रैवल डेट लिखी है आपने, वहाँ से 6 मंथ का एटलीस्ट आपके पास वो पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। योर आइडेंटिटी कार्ड, डू यू हैव एनी वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? ये बहुत सिंपल है। कई लोग यहाँ पे ना यस करके आधार कार्ड का नंबर लिख देते हैं, तो यू कैन डू दैट। बट मैं जनरली आधार कार्ड का नंबर नहीं लिखता, मैं तो सिर्फ नो ही कर देता हूँ, क्योंकि आधार कार्ड टेक्निकली वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बाहर वाले नहीं कंसीडर करते, वो पासपोर्ट को ही कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे नो लिखोगे तो भी इशू नहीं है। और मेजोरिटी जितने भी मेरे क्लाइंट होते थे, उसमें आधार कार्ड और पासपोर्ट के नाम में कोई ना कोई डिफरेंस होता रहता था, तो इसीलिए मैं अवॉइड ही करता था कि जितने कम डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जाए वही बढ़िया है। अगर नाम डिफरेंस है ये है तो फिर प्रॉब्लम बहुत होता है बाद में, तो इट्स बेटर कि आप नो करके जाने दो, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप इंडिया में नहीं हो और प्लेस जहाँ पे आप सिटीजन हो वो जगह पे नहीं हो और किसी और कंट्री में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर इंडियन हो आप और कनाडा में पीआर हो या ऐसा कुछ कनाडा में रह रहे हो, एट दैट टाइम वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मस्ट बी रिटन यस, और जो भी पीआर कार्ड की डिटेल है वो आपको लिखनी है। ये बात ध्यान रखना है। सेम वे अगर यूएस में है, आप ग्रीन कार्ड पे है और फिर, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस कंट्री के सिटीजन हो उससे अलावा कोई कंट्री में रह रहे हो, तो उसका कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बट अब इंडिया में हो, पासपोर्ट इज मोर देन इनफ। योर नेशनलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ। ओके, जो पास नेशनलिटी इंडिया, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो कंट्री ऑफ बर्थ, ये मेक श्योर करिए आपके पासपोर्ट के डेट ऑफ बर्थ के नीचे बर्थ प्लेस लिखा होगा। ठीक है, आपको पता ही होगा, नो डाउट है, बट कई बार कई चीज़ में लोग पासपोर्ट बनाने के टाइम प्रॉपर नहीं रखते, तो वहीं से लिखो। मैं हमेशा ये चीज़ मेक श्योर करता हूँ, ये सारी चीज़ें एजेंट के लिए ज़्यादा है, क्योंकि एजेंट क्या करता है, एक माइंड में ये फिक्स हो जाता है उनको कि ये बंदा इंडियन पासपोर्ट है तो इंडिया में ही बॉर्न हुआ। कई सारे एजेंट्स मेरे पास आए थे जिन्होंने यहाँ पे, अगर कई लोग केन्या में बॉर्न होते थे तो यहाँ पे इंडिया लिख दिया होता था, प्लेस ऑफ बर्थ अलग कुछ, तो ये सारी एरर होती है, स्पेसिफिकली एजेंट से ज़्यादा होती है। तो आप अपना फील कर रहे हो तो आपको तो पता ही है, बट अगर एजेंट फील कर रहे हो तो मेक श्योर वो चीज़ ध्यान से देखें, ये एरर मोस्ट कॉमन है। तो पासपोर्ट रखिए अपने पास, पासपोर्ट में जो लिखा हुआ है वही लिखिए। एक सिंपल चीज़ हमेशा याद रखना, प्लेस ऑफ बर्थ, एंटर योर बर्थ, फॉर एग्जांपल सिटी और प्रोविंस इसमें लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ आपके अंदर दिया ही होगा। पासपोर्ट में जैसा लिखा है एज इट इज पूरा ऐसे लिख दीजिए। अगर आनंद है कुछ भी एक एक्स वाई जेड, एक सिटी का नाम वहाँ पे लिख दीजिए जो आपके पासपोर्ट में लिखा होगा। देन डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट, कई लोगों की दो दो डेट ऑफ बर्थ होती है, पासपोर्ट में अलग, ओरिजिनल डेट अलग, सो जो पासपोर्ट में वही लिखना है। आई नो सबको लगेगा कि ऐसा भी है, या मेरे पास बहुत सारे अलग अलग केसेस है जिनका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है आया था, और गलती से वो डेट ऑफ बर्थ जो अपनी जो रेगुलर डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देते पासपोर्ट के, तो ये सारी चीज़ें सीली लगती है, बट ये मिस्टेक होता है, तो ध्यान रखें। योर अदर नेशनलिटीज, अगेन अगर कोई और नेशनलिटी या सिटीजनशिप आपके पास है तो आपको ये डिक्लेयर करना है यहाँ पे, राइट। ज़्यादातर केसेस में ये नहीं होता है, तो देन सर्च नो एंड गो। अगर आप इंडियन सिटीजन हो दैट्स इट, इंडियन। एम्प्लॉयमेंट से ये वाला सेक्शन बहुत ध्यान से फिलअप करना है, हर एक चीज़ के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
ठीक है। एम्प्लॉयड माना आपकी जॉब है। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वाले, फ्रीलांसर्स या कोई भी स्टार्टअप्स वाले, कोई भी चीज यहाँ सेल्फ में। स्टूडेंट, अगेन स्टूडेंट, रिटायर, ऑब्वियस है जो रिटायरमेंट हो गया है और या जॉब से या बिजनेस से अभी कुछ नहीं कर रहे बट वो पहले कुछ कर रहे थे तो उनके लिए। अनएम्प्लॉयड जो पहले से कभी कुछ नहीं किया हुआ है वो अनएम्प्लॉयड लेके। ठीक है। नाउ डिफरेंट सिनेरियो में की बात कर ले तो जो मेजोरिटी दो होगा, एक जो होम मेकर्स के लिए है, हाउस वाइफ और उनके लिए, तो ये उनके लिए अनएम्प्लॉयड में आ जाएगा। और बाकी सारे एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट्स एंड रिटायर्ड जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है ये करते हैं। कई केसेस में क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते थे जो घर से क्लाउड किचन या ऐसा कुछ चला रहे हो और उससे उनकी इनकम हो रही थी। ठीक है। अगर आपकी इनकम होती है इस तरीके चीज़ और आपको वो सपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिखिए। अगर आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है तो सोच के लिखना है अनकोप और अनएम्प्लॉयड, या फिर आपके पास कोई और सोर्सेस है तो वो दिखाइए rather than गिविंग दैट। हमेशा जो भी यहाँ पे लिखते हो उसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड देख रहे हो, आप क्लाउड किचन चला रहे हो तो क्लाउड किचन के लिए आपके पास करंट अकाउंट है कि नहीं, या सेविंग अकाउंट में अगर पैसे ले रहे हो तो उसका बिल या ऐसा कोई रिसिप्ट या ऐसा कुछ आप जनरेट करते हो नहीं, आईटीआर फाइल करते हो कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आईटीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फाइल कर रहे हो तो ये करें। मैं हमेशा लोगों को यही दिखाता हूँ कि जब भी आप फाइल रखो तो आईटीआर में आपके सीए या किसी लोग ने क्या दिखाया हुआ है वही दिखाई यहाँ पे, तो इट वुड बी इजी। कई बार आप होम मेकर हो पर आपके नाम पे कोई बिजनेस रन हो रहे हैं, आपकी फैमिली मेंबर रन कर रही है, तो वो आईटीआर भी फिल करती होगी और उसमें लिखा होगा कि कौन सा बिजनेस आपके नाम पे चल रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिए कि आपको होम मेकर रखना है या फिर अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड लिखना है। ठीक है। राइट नाउ अभी मैं सिर्फ एम्प्लॉयड लिख के जा रहा हूँ। ओके। सिंपल डिटेल, एम्प्लॉयर डिटेल, एम्प्लॉयर एड्रेस, कहाँ पे है, टाउन, सिटी, प्रोविंस, पोस्ट कोड, कंट्री। अगर आपकी कंपनी यूएस बेस्ड या कोई फॉरेन इंटरनेशनल की है तो उसका जो हेड क्वार्टर है आप वहाँ का एड्रेस भी लिख सकते हो, या फिर एक बेसिक सिंपल चीज़ देखिए, आपकी जो पे स्लिप आप रखने वाले हो उस पे एड्रेस कहाँ पर कहाँ का लिखा हुआ है वो एड्रेस लिख सकते हो, वो भी चलेगा। ठीक है। 91, राइट। वर्किंग स्टार्ट डेट कौन से डेट से स्टार्ट किया हुआ है। ओके। 7, title of your job, now how much do you earn each month after tax। टैक्स के बाद कितना पैसा होता है ये लिखना है। ये एरिया ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके लिए जिनको पे स्लिप्स नहीं मिलती है। ठीक है। तो बोथ केस सिनेरियो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि आप डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में कि जिनके पास पे स्लिप मिलती है उनको कितना रखना है, कैसे बताना है, और जिनको पे स्लिप मिलती है इनको कैसे बताना। जिनको पे स्लिप मिल रही है वो सिंपली आईएनआर लिख के वहाँ पे जो जो टैक्स डिडक्ट होता है उसके बाद का आपको पूरा पे स्लिप में लिखा ही होगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर एवरी मंथ वेरिएबल आ रहा है जैसे कि किसी लोगों को कई बार कमीशन मिलता है या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो तो एक काम कीजिए, लास्ट ईयर का आपका टोटल देख लीजिए आईटीआर में कितना होता है, डिवाइड बाय 12 करके मंथली आप कर सकते हो। तो आपने लास्ट मंथ का जो भी लास्ट ईयर का जो भी सैलरी मिला है पूरा उसको डिवाइड बाय 12 करके आप देख लो कितना मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हो। ठीक है। जॉब आप जो भी कर रहे हो यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देना है, राइट, एंड सेव एंड कंटिन्यू। सॉरी अमाउंट नहीं लिखा इसलिए। ओके। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एम्प्लॉयड के लिए सैलरी पूछ लिया, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं है, सीधा ये वाला सेक्शन आ जाएगा।
सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जैसे एम्प्लॉयमेंट में था उस हिसाब से आपको इनकम और ये पूछेंगे और उसके बाद ये आएगा। अगर आपने अनएम्प्लॉयड किया है तो सीधा ये सेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड, पहले आपको ये देखना है कि आपकी इनकम सेविंग्स कितना है, राइट। ये पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका वीज़ा का आउटपुट ज़्यादा डिसाइड होगा, राइट। डिफरेंट सिनेरियो मैंने डिस्कस किया हुआ है एट द एंड ऑफ द वीडियो, जहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में, तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी कि सेविंग्स किसका सेविंग्स दिखाना है, क्या दिखाना है, कैसे करना है, कहाँ पे आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम लिखना है, कहाँ पे सेविंग्स लिखना है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे कर। अभी मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ कि अगर आपके पास अदर रेगुलर एडिशनल इनकम, फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयमेंट के साथ आप कोई एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहे हो और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आईटीआर में, तो यू कैन शो दैट। फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम, ठीक है, रेंटल इनकम आ गया, या फिर म्यूचुअल फंड या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हो और उसका आपको इनकम आया हो, आ रहा हो, रेगुलर इनकम आ रहा हो, तो ये लिखना है। ना कि आपने म्यूचुअल शेयर किया हो पर रेगुलरली आपने एसडब्ल्यूपी ऐसा कुछ किया हुआ हो और उसका इनकम आ रहा हो, तो ये लिख सकते हो। रेंटल इनकम मोस्ट कॉमनली आता है, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेविंग्स, राइट, अदर इनकम में मैं जो है क्या चीज़ है वो पूरा सिलेक्ट करो एंड आपको लिखना है कौन सा है रेगुलर हमें। ठीक है, नाउ अदर रेगुलर एडिशनल इनकम में ये वाला पार्ट है अलाउंस और रेगुलर मनी फ्रॉम योर फैमिली। कई पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं और उनके बच्चे बाहर से पैसे भेजते हैं उनके अकाउंट में, तो उन लोगों के लिए ये सिलेक्शन बहुत बढ़िया ऑप्शन है, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम एक क्लियर हो जाएगा। बट मेक श्योर दे आर सेंडिंग एवरी मंथ एटलीस्ट, और या ट्वाइस और थ्राइस अ मंथ, 1-2 महीने छोड़-छोड़ के भी वो आपको भेज रहे हो मनी, क्योंकि वो सारा स्टेटमेंट रखना पड़ेगा आपको। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैसा आपके फैमिली मेंबर्स आपको दे रहे हैं, बाहर वाले या इंडिया वाले, कोई भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक खास चीज़ है, राइट। अगर आप सेंड नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके, नो अदर करके सेविंग्स में जा सकते हो। सेविंग्स के अंदर आपका टोटल सेविंग्स यहाँ पे लिखना है, राइट। अभी इसमें भी डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहेगी, बट आपके नाम पर जितना भी सेविंग्स है वो यहाँ पे लिखना है। सेविंग्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, तो आपका सेविंग अकाउंट, एफडी, शेयर, पोस्ट का, या फिर कोई भी अदर स्कीम में आपको रखा हो, म्यूचुअल फंड आ गए, ये सारी चीजें सेविंग्स में आ जाएगी, राइट। कई केसेस में गोल्ड वैल्यूएशन भी मैं ऐड कर देता हूँ अगर कम पैसे उनके पास हो तो, बट मेक श्योर यहाँ पे वो सेक्शन वो चीज़ लेटर ऑन ही रखे। सेविंग्स हमेशा सेविंग अकाउंट, एफडी, पीएफ है, प्रोविडेंट फंड्स है, म्यूचुअल फंड, शेयर, वो अमाउंट ही रखे लिखिए जो इजीली लिक्विडेबल हो, आपको इजीली मिल जाए, तो उस हिसाब से ही लिखना। बाकी सारी चीज़ें आप एस्टेब्लिशमेंट डिक्लेयर करने के लिए बता सकते हो, बट सेविंग्स में ये रखना है। नाउ हमेशा लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि कितना सेविंग्स होना दिखाना पड़ेगा, राइट। तो मैं पर्सन के हिसाब से बोलता हूँ, अगर आप सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहे हो, 6 to 7 डेज का ट्रैवल दिखा रहे हो, तो आपके पास सेविंग्स में एटलीस्ट 7,000 पाउंड जितना होना चाहिए। ठीक है, 6 to 7,000 पाउंड दिखाएंगे तो अच्छा है, वो भी 3 महीने का स्टेटमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ स्टेटमेंट। इससे ज़्यादा हो तो बढ़िया है, बट एटलीस्ट 3 मंथ स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। ठीक है, उससे कम रखोगे तो फिर वीज़ा ऑफिसर पे है, अगर उसको वीज़ा देना है तो दे सकता है, वो क्वेरी भी निकाल सकता है। और रिमेंबर, यूके में सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल 2 चीज़ के लिए होता है, सोर्स ऑफ इनकम और सेविंग्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे 7,000 पाउंड दिखा दिया अभी, बट मैंने यही नहीं दिखाया कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पे है। ठीक है, भले ही मेरे अकाउंट में एक साल से 7 लाख रुपए पड़े हो, 8 लाख रुपए पड़े हो, 1 करोड़ रुपए भी पड़े हो, बट मैंने अगर इसका सोर्स नहीं दिखाया ना, तो भी वो रिफ्यूज़ कर देंगे आपका वीज़ा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर लोग भूल करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, उनका इनकम बहुत अच्छा है, बट अपने सेविंग्स में या ऐसा कुछ में पैसे नहीं होते, तो क्या करते हैं, एक बार में सारा पैसे डाल देते हैं और फिर वही स्टेटमेंट रख देते हैं वहाँ पे।
तो वो अगेन क्वेरी उठाएगा कि भाई इतना पैसा एक दिन में कैसे आया। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी है। रिमेंबर, इनकम, सेविंग्स, ये मोस्ट कॉमन रीजन है यूके में रिफ्यूजल के लिए। और इसीलिए ये सारी चीजें याद रखना है। जब भी आप 3 महीने का स्टेटमेंट रखो, मैं हमेशा अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि वेल प्रिपेयर्ड। एक अकाउंट रखिए, अलोकेट कर दीजिए सारा फंड 6 से 7 लाख रुपए उसमें, ठीक है। और उसको 3-4 महीने तक वैसे वैसा अनटच रहने दीजिए। हाँ, छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करिए, बट बहुत बड़ा नहीं। और वो वाला स्टेटमेंट रखिए, तो वीजा ऑफिसर को कोई और क्वेरी नहीं होगी। और हमेशा ये देखा, वो भी स्टेटमेंट कैसे लेना है मैं बाद में डिस्कस करूंगा एट द एंड। तो वो भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसे नहीं कि भाई वो सारी बड़ी एंट्री भी अंदर आ जाए। तो वो कैसे पूरा स्टेटमेंट रखना है वो मैं एट द एंड ऑफ द पार्ट रखूंगा। पर ये मेक श्योर करना कि एक अलग से अकाउंट ले लो। अगर आपको पता है कि भाई मुझे 7-8 महीने के बाद जाना ही है, यूके का फाइल रखना है, तो अलग से एक अकाउंट रख के उसमें 6 से 7 लोग है, सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ तो रख सकते हो। अगर आप कपल हो तो ऑब्वियसली 2 लोगों के अकाउंट में या एक एक बंदे के अकाउंट में 2-3 लाख और ऐड कर दो, तो 8-9 से 10 लाख रुपए बताना है। सेविंग्स की बात करो, सेविंग्स में अगेन मैंने बोला उस हिसाब से म्यूचुअल फंड आ जाएगा, सेविंग अकाउंट आ जाता है, एफडी आ जाता है, एंड प्रोविजनल फंड आता है। तो ये सबका टोटल होके मैं बोल रहा हूँ। बट अगेन, सेविंग अकाउंट ऐसा ना हो कि भाई सारी चीजें प्रोविजनल फंड और म्यूचुअल फंड में ही हो, सेविंग अकाउंट में सिर्फ 1-2 लाख रुपए हो, वो भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा हो ना, एक कैलकुलेशन रूल्स याद रखना। जो भी अमाउंट यहाँ पे दिखा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 7 लाख दिखा रहा है, तो 7 लाख में से एटलीस्ट 60% अमाउंट आपका सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, राइट। 60% और 7,000 पाउंड, ठीक है। इतना सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप 10,000 पाउंड में यहाँ पे लेकर रहा हूँ, तो 6,000 पाउंड सेविंग अकाउंट में, बाकी का एफडी या ऐसा कुछ होके हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं। रीजन इतना ही है कि सेविंग अकाउंट एक ओनली ऑप्शन है जो इजीली लिक्विडेट हो सकता है। अगर आपने 7,000 यहाँ पे 10,000 7,000 पाउंड दिखा भी दिए, और आपने कोई ऐसा सोर्स नहीं दिखाया कि जो इजीली लिक्विडेट हो रहा हो, सारा तो अपने म्यूचुअल फंड में या प्रोविजन, कई लोगों का पीएफ 20-30 लाख रुपए होता है, तो वही दिखा दिया सिर्फ, तो वो क्वेरी आ जाएगा आपको। तो मैं हमेशा ये रूल याद रखना, जो भी अमाउंट दिखा रहे हो, 60% अप टू 7,000। हाँ, 7 लाख हो गया सेविंग अकाउंट में, चलो एक बंदे के लिए इनफ है। फिर बाकी का सारा आप चाहे बाकी 2-2.5 करोड़ हो, आप दूसरे चीजों में दिखा सकते हो, बट एटलीस्ट 6 to 7 लाख रुपीज आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो आप एक्सपेंस फटाफट यूज कर सकते हो ट्रैवल के लिए। तो मेक श्योर दिस थिंग, ओके। ये सेविंग पार्ट होगा। इसके बारे में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एंड ऑफ द वीडियो डिफरेंट सिनेरियो में डिस्कस करूंगा, तो यू कैन गो देयर। उसके बाद आ गया, अगर आपके पास ना तो कोई सेविंग्स है, कुछ नहीं है, आप दूसरे पे डिपेंड हो, फॉर एग्जाम्पल आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप ओल्ड पेरेंट्स हो कि आपके पास कोई सेविंग्स आपके नाम पे नहीं है, सब कुछ या तो आपके बच्चों के नाम पे या आपके हस्बैंड के नाम पे है, ठीक है। या आप यंग चाइल्ड हो और आपके पेरेंट्स के नाम पे सब कुछ है, तो यहाँ पे लिख दो आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स। सिंपल ये करके आप नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अभी मैं सेविंग्स दिखा रहा हूँ, एंड सेव एंड कंटिन्यू। सो सेविंग वाला एक बार सेक्शन खोल जाने के बाद ये सेकंड पेज पे ये आएगा, अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, हाउ मच मनी यू आर पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड योर विजिट। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी डेज यू आर गोइंग टू स्पेंड, कितने दिन वहाँ पे रहने वाले हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये लिखना है कि कितना स्पेंड करने हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को एक एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, मिनिमम जो मैंने बताया 6-7 लाख रुपए ही है, तो हमेशा आप 7 दिन का विजिट ही दिखाइए, और उसका एक्सपेंस अराउंड 2,000 पाउंड होगा। इससे ज़्यादा मत दिखाइए,
अगर आप चाहते हो कि 7 दिन से ज़्यादा रहना है वहाँ पे, तो भले ही अपने फॉर्म में 7 दिन रखे लिखे हुए हो, आपको वीज़ा 6 महीने का मिलने वाला है, तो आप 1 महीना 2 महीना रह सकते हो। बट अगर वीज़ा ऑफिसर ये देखेगा कि आपने 15-20 दिन का वहाँ पे दिखाया हुआ है स्टे, और तीन उस हिसाब से 3 से 4 हज़ार पाउंड आपका खर्चा होगा, तो आपके 7 हज़ार पाउंड सेविंग में से 4 हज़ार पाउंड आप स्पेंड कर रहे हो, तो मोर देन 70 to 80% आप आपका सेविंग्स जा रहा है। तो ये क्वेरी हो जाएगी रिफ्यूज करने के लिए। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये आपका विजिट 6 से 7 दिन का दिखाइए, और ये कोर्स 1500 से 2000 पाउंड तक का ही दिखाइए। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, ये गलती ना हो, ये एक रीजन है वीजा रिफ्यूज होने का। अगेन, मैं एट द एंड ऑफ डिफरेंट सिनेरियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये चीज़ रख सकते हो आप। बट ये बेसिक चीज़ है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है अगर आपको वीज़ा अपना रिफ्यूज नहीं करवाना हो तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखें। अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन में, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ। मंथली खर्च आपका कितना होता है, ये यहाँ पे लिखना है। आपका खर्चा जो भी हो, पर यहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक अमाउंट लिखना है, क्योंकि ये एक रीजन है जहाँ से आपका वीज़ा रिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी मंथली, आपने आगे हमने सैलरी जो दिखाया था उसमें आपने मंथली 30,000 रुपीज लिखा है, तो उसका अप्रोक्स 5 to 10% ही एक्सपेंस में दिखाना है, या 15%, डिपेंड कि आप कौन सी सिटी में रहे हो। अगर आप स्मॉल टाउन में रह रहे हो यहाँ हो, तो 3 से 4 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज दिखा देना है। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, तो 10,000 से 15,000। बट मेक श्योर करना है कि ये एक्सपेंस आपका एक्सीड ना हो 10-20% फ्रॉम आपकी जो सैलरी आपने दिखाई है वो। ठीक है, अगर आप अनएम्प्लॉयड दिखा है, हाउस वाइफ दिखा है, तो आपको मिनिमम 3-4 हज़ार रुपये ही दिखाना है। भले आप जितना भी खर्चा कर रहे हो, पर यही दिखाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिखाओगे, मैच नहीं होगा सोर्स ऑफ इनकम से, तो ये एक रीज़न है रिफ्यूज़ल का। तो ये हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हो सके तो यहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये दिखाओ, उससे ज़्यादा मत दिखाओ अगर स्मॉल टाउन में हो। तो अगर बड़े टाउन में हो, मेट्रो सिटीज़ में हो, तो 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा मत दिखाओ। ट्राई करो कम से कम दिखाने का। हाँ, अगर आपका सैलरी बहुत ही अच्छा है, 2-3 लाख रुपए महीने का है, तो आप दिखा सकते हो आराम से 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार एक्सपेंस, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ये ध्यान रखना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ओके, पेइंग फॉर योर विजिट, अब ये सेक्शन ध्यान रखना है। अगर सारा फंड आपके नाम पे हो, तो यहाँ पे नो करके जाने दो। अगर आप हाउस वाइफ हो, अपने आगे अनएम्प्लॉयड दिखाया हुआ था, दूसरी चीज आपका नाम पे कोई सेविंग्स नहीं है, तो यहाँ पे यस लिखा हुआ। ठीक है, अगेन, अगर आप हाउस वाइफ हो या पेरेंट्स हो, आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड करते हो, या फिर आपका बेटा या कोई है जो आप यूके में जो आपको बुला रहा है, भाई बहन बेटा कोई भी आपको बुला रहा है, जिसे वो सारा एक्सपेंस वो स्पेंड करने वाला हो, तो यहाँ पे यस लिखे। अदरवाइज नो करके आगे जाने दिए। विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स द बोनस, तो यस। हाँ, अगर कब, अगर आप अपना फंड नहीं है, सेविंग्स नहीं है, तो यहाँ पे आप यस करते हो। यहाँ पे एक हाउस वाइफ का मैं एग्जांपल के हिसाब से ये दिखा रहा हूँ कि अगर एक हाउस वाइफ है, उसको हु इज पेइंग टुवर्ड्स द फॉर योर विजिट, तो उसका स्पाउस या उसका बेटा पे कर रहा हो, या डॉटर पे कर रही हो, या स्पाउस कर रहा हो, तो या समवन आई नो, यहाँ पे उनका नाम लिख दो, एड्रेस, टाउन, सिटी, प्रोविंस, जो भी है एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखने के बाद इंडिया में है, यूके में, अगर यूके में रहता हो तो यूके, इंडिया में रहता हो तो इंडिया में, बराबर। कितना पैसा वो आपको करेगा, अगर एक ही बंदा पूरा आपका विजिट कर रहा है, कवर कर रहा है, तो जो अमाउंट आपने लिखाया था, मैंने आगे लिखाया था कि 2,000 पाउंड हमने लिखे थे अपने पूरा एक्सपेंस ट्रैवल का, उससे थोड़ा ज्यादा करके यहाँ पे लिख देने का। तो 2,500 लिख सकते हो, 3,000 पाउंड लिख सकते हो, जितना सेविंग्स है वो भी अमाउंट लिख सकते हो आप। अगर आपने उस बंदे का सेविंग्स दिखाया हुआ है, सपोज आपने अपने स्पाउस का सेविंग 7,000 पाउंड, जो हमने 7 लाख रुपया दिखाया था, वो भी अमाउंट यहाँ पे आप
लिख सकते हो कि कितना करना है, तो 7,000 पाउंड भी यहाँ पे लिख सकते हो। वाई आर दे हेल्पिंग यू पे, तो भाई ही इज माई स्पाउस और माई सन और माई डॉटर और माई फ्रेंड XYZ, he is source of our income in our house or family and so आगे लिख सकते हैं, so he is paying fee और कुछ भी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका डिटेल्स लिखना है। अगर मोर देन वन पर्सन है तो सेव एंड कंटिन्यू करोगे आप, तो एक दूसरा पर्सन का भी आप ऐड यहाँ पे कर सकते हो। अगर नहीं है तो नो कर सकते हो, नो करके नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। राइट, अभी योर प्लान ट्रैवल इंफॉर्मेशन, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आप ट्रैवल करने वाले हो। जैसे मैंने पहले बताया, भले ही आप ज़्यादा दिन तक रुकने वाले हो, बट आपके पास अगर जो सोर्स ऑफ इनकम या फाइनेंशियल सेविंग नहीं है तो हमेशा उसको लिमिटेड टू 7 डेज या 10 डेज का ट्रैवल ही रखना है। ये बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा का रखोगे और आपके पास फाइनेंशियल नहीं है तो रिफ्यूजल आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। भले ही आपने अभी मैंने 10 दिन का दिखाया हुआ है, 10 दिन का दिखाया है, 7,000 पाउंड मेरे पास है, मुझे वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने के बाद वहाँ जाने के बाद अगर मैं ज़्यादा भी स्टे करता हूँ, नॉट मोर देन 6 मंथ, बट 10 दिन की 10 दिन के अलावा शायद मैंने 15 दिन या 20 दिन और रहे या 2-3 महीने और भी रह गया मैं, तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 6 महीने का वीज़ा आपको मिलेगा। तो 6 महीने का वीज़ा आपके पास है, सो डोंट वरी अगर आपको ज़्यादा रहना हो तो। बट यहाँ पे ये जो लिखना है वो ध्यान रखिए, 7 या 10 दिन अगर आपके फाइनेंसेस वीक है तो। देन सेव एंड कंटिन्यू। अगेन अगर कहीं कहीं पे मेरी गुजराती आ जाती है तो सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके, स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में अगर आप अपने, ऑब्वियस है कि आप अपने हिसाब से लिख रहे हो, अपने लिए लिख रहे हो, तो इंग्लिश सेलेक्ट करिए। हाँ, अगर पेरेंट्स है जो इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं है तो आप अदर करके भी जा सकते हो। ठीक है, मेक श्योर अगर पेरेंट्स है नहीं है बोल सकते हैं, उनके बिहाफ में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो अदर, और जो भी उनके रीजनल लैंग्वेज वो बोल सकते हैं वो आप सिलेक्ट करो और आगे जाओ, अदरवाइज गो फॉर इंग्लिश। ये पॉइंट ज़्यादा मैटर नहीं करते। जो मैंने फाइनेंस वाला सेक्शन लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर खास ध्यान रखना है। एनीवे नेक्स्ट, ये रीज़न है जिसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर फैमिली विजिट है, टूरिज्म है, तो सिलेक्ट टूरिज्म। फॉर बिजनेस, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी अलग रखेगा और थोड़ा ध्यान रखना होता है। बट अभी कॉमन सबके लिए रख देता हूँ, टूरिज्म सिलेक्ट करके। मेन रीजन अभी इन तीन में से सिलेक्ट करना है टूरिस्ट। अब डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास कोई ट्रैवल पैकेज है, होटल बुकिंग्स है, ट्राइड फ्लाइट है, या किसी भी शायद मेक माई ट्रिप से किया हो या कोई भी ट्रैवल एजेंट से किया हो, तो ये सिलेक्ट करना टूरिस्ट। अगर आपको श्योर नहीं है कि मुझे एडवांस में कोई बुकिंग करना है, कि या पहले वीज़ा आ जाए उसके बाद में कोई बुकिंग करूँ, अगर ऐसा कुछ करना है तो गो फॉर फ्रेंड और फैमिली। आपका कोई फ्रेंड या कोई वहाँ पे रह रहा हो, उसका इनविटेशन मंगवा के आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको होटल बुकिंग करना ही करना है। ठीक है, हमेशा मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर रह रहा है वहाँ से, तो उनसे इनविटेशन मंगाओ, वो बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि टूरिस्ट वाले ऑप्शन में क्या होगा, दो दिक्कत आएगी। एक तो आपको होटल बुकिंग्स और ये सारी चीज़ें तो करनी ही करनी है, फ्लाइट बुकिंग्स भी करना है, तो उसका खर्चा तो है। दूसरा चीज़, वीज़ा ऑफिसर कई बार जब टूरिस्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो तो ये देखता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है। तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो ये टूरिस्ट वाला ऑप्शन मैं थोड़ा कम रिकमेंड करूँगा। हाँ, टूरिस्ट वाला ऑप्शन उनके लिए बढ़िया है जैसे जिनके लिए मैंने बोला एडवांस में सब कुछ पैक कर लिया, लाइक होटल बुकिंग्स है, ट्रैवल पैकेज है, सब कुछ कर लिया हुआ है, तो वो इटिनरी रख के ये कर सकते हैं, दैट्स गुड।
और दूसरे उन लोगों के लिए जिनका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा है या फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़िया है, जैसे कि ईयरली 12 लाख से ज़्यादा का उनका आईटीआर है और ये सारी चीज़ें हैं, तो भी आप टूरिस्ट करो, कोई बात नहीं। बट टूरिस्ट में मैंने बोला इस हिसाब से हमेशा ट्रैवल पैकेज आपका चाहिए चाहिएगा, फ्लाइट बुकिंग्स भी रखना, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में मैं अलग से दिखाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बट अभी ये याद रखिए। अब आप फर्स्ट टाइमर हो या रिस्क नहीं लेना चाहिए या कम खर्चे में करना चाहते हो, विजिटिंग फ्रेंड्स और फैमिली ऑप्शन सिलेक्ट करो। अगर फैमिली है तो कोई इश्यू ही नहीं है, फ्रेंड्स है तो अगेन मैंने बोला इजी आप कर सकते हो। अभी मैं फ्रेंड्स सिलेक्ट करके आगे जा रहा हूँ। फैमिली वालों के लिए सिंपल है, फैमिली जो भी बंदा आपका है, आपका चाइल्ड है या आपके पेरेंट्स है या स्पाउस है या कुछ भी है, उनको मिलने जाना है, उनकी डिटेल रखना है। फ्रेंड्स वाले में आप कोई भी एक फ्रेंड्स ले सकते हो, तो उनकी डिटेल्स आपको चाहिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो लास्ट में मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट ये प्रूव करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी मैं विजिटिंग फ्रेंड्स करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। योर एक्टिविटी, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि भाई आप क्या क्या करने वाले हो। तो अगर आपने पैकेज लिया हुआ है तो उसमें सारी चीज़ें आई जाएगी, तो वो वही चीज़ यहाँ पे वो पूरी इटिनरी यहाँ पे लिख दो, कोई बात इश्यू नहीं। अगर आपने सिलेक्ट किया है विजिटिंग फैमिली या विजिटिंग फ्रेंड, तो आप फैमिली या फ्रेंड के साथ क्या क्या करना चाहते हो, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लंदन के अट्रैक्शन देखेंगे या फिर आपका फ्रेंड जो सिटी में रहे उसके आसपास के अट्रैक्शन लेके थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना कि कौन से दिन या कौन से प्लेसेस विजिट करने वाले हो। अगर आप श्योर नहीं हो कि डेट्स कौन से लिखे हो तो सिर्फ प्लेसेस भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि डेट्स या टाइमिंग भी लिखना है। ठीक है, तो आप प्लेसेस लिख दो, एक्टिविटी कौन सी करने वाले हो वो लिख दो, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देना है। कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक एडिशनल डॉक्यूमेंट रखेंगे पर्पस ऑफ ट्रैवल करके, तो उसमें हम डिटेल में सारी चीज़ लिखेंगे। वो मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा कि वो लेटर कैसे बनाना है। स्पाउस डिटेल, अगर आपने मैरिड लिखा है आगे तो यहाँ पे आपके स्पाउस की डिटेल पूछेंगे। अगर आप दोनों एक साथ जा रहे हो तो उनका पासपोर्ट नंबर भी कंपलसरी चाहिए चाहिए, वो विदाउट फेल लिख देना है। डू दे करंटली लिव विथ यू, यस अगर साथ में रहे तो, या फिर एक स्पाउस यहाँ पे और एक यूके में है, या फिर दो अलग अलग जगह पे पेरेंट्स है और दोनों को एक साथ ट्रैवल करवाना हो तो यहाँ पे नो लिख के रीज़न देना पड़ेगा। अभी यस मैं लिख रहा हूँ, विल बी ट्रैवलिंग विथ यू यूके, अगर साथ में आ रहे हैं तो यस, अगर नहीं आ रहे तो नो। मैंने बोला उस हिसाब से, अगर साथ में आ रहे हैं तो उनका पासपोर्ट लिखना ज़रूर, नंबर लिखना भूलिएगा मत, जिससे वो आपकी और उनकी फाइल लिंक अप हो जाए। ठीक है, अगर नहीं आ रहे साथ में तो नो, एंड आप कंटिन्यू कर सकते हो। पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, देखो ये पार्ट ना वेरी सिंपल है। अगर आपके चाइल्ड है तो आपको यस लिख के उसमें दिखा सकते हो, बट ये अगेन ये थोड़ा डिप्लोमेटिक यहाँ पे खेलना पड़ेगा। अगर आपका फाइनेंसिस बहुत स्ट्रांग नहीं है, माना कि आप 5 या 6 लाख एन्युअली कमा रहे हो, तो कोई डिपेंडेंट आपके नहीं है फाइनेंशियली, ये दिखा देना। आई नो थोड़ा मिसलीडिंग होगा, बट इससे क्या होगा कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे मैं यस कर रहा हूँ तो वीज़ा ऑफिसर कैलकुलेशन इस हिसाब से करेगा कि आपका मंथली टोटल एक्सपेंस कितना है, प्लस आपके पास डिपेंडेंट का भी एक्सपेंस इंक्लूड करेंगे, तो जो आपकी इनकम है वो कम कम होती जाएगी, और फिर बोलेगा कि भाई इतनी कम इनकम है और आप इतना इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो जो फिजिबल नहीं है, तो उस बेसिस पे आपको रिड्यूस दे सकता है। आपका इनकम ज़्यादा है, नो वरीज, यू कैन गो विद यस। ठीक है, अगर नहीं है तो नो लिख दो। ये दिखा सकते हो, क्योंकि ये टेक्निकली अगर आपके चाइल्ड है और नो भी लिखते हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई वो आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं, किसी और पे डिपेंडेंट, ग्रैंड पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है या ऐसा कुछ भी है। ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है, तो लॉजिकली वो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, यस तभी दिखाओ अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अदरवाइज गो विद द नो। ओके, नाउ नेक्स्ट, पेरेंट्स डिटेल, पेरेंट्स मदर फादर नेम। हाँ,
अपनी मदर और या फादर का नेम जो भी पासपोर्ट के आपके बैक साइड पे होगा उस हिसाब से नाम लिखना है। ठीक है, कई बार स्पेलिंग डिफरेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पासपोर्ट में आपके पासपोर्ट में जो हो उस हिसाब से लिखना है। करंट नेशनलिटी इंडिया, हाँ कई कई लोगों के पेरेंट्स यूएसए या वहाँ पे भी होते हैं, तो उस हिसाब से आप ये लिख दो। हैव हैड द सेम नेशनलिटी अगेन, अगर वो ग्रीन कार्ड या सिटीजन यूएस सिटीजन बन गए हो लेटर ऑन इन लाइफ, तो ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए, ज़रूरी है। अगर बाय मिस्टेक नहीं भी हो रही तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट हो सके तो दिखा दो, जो भी सच्चाई है वही दिखा दो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं यस करके जा रहा हूँ। नहीं, फिर फादर का सेम वे, मदर और फादर दोनों को ऐड कर दो। तो इस हिसाब से आप दोनों चीज़ ऐड करके मदर फादर की डिटेल्स मैंने बोला यूज कर, पासपोर्ट के लास्ट पेज में जो है नाम उस हिसाब से लिखना है आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज में। एंड देन राइट, फैमिली हु लिव इन द यूके, डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके, अगर कोई है इमीडिएट फैमिली मेंबर, इतने लोग इंक्लूड होते हैं, स्पाउस, सिविल पार्टनर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर्स एंड सिस्टर। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस, सिविल पार्टनर, फैमिली, योर चाइल्ड स्पाउस, सिविल पार्टनर और पार्टनर, या कि डॉटर इन लॉ है या ये सब कुछ होगा, तो उन लोगों की डिटेल्स है, अगर कोई है आपका डिस्टेंस रिलेटिव वहाँ पे, इस हिसाब से तो ही लिखना है। बाकी के रिलेटिव्स नेसेसरी नहीं है दिखाने के लिए, बट इनमें से कोई भी है तो आपको लिख दो, अगर नहीं है तो नो। एंड नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ वर्क इन ग्रुप, अगर कोई ट्रैवल एजेंट रख रहा हो फाइल, ये उनके लिए है। एक इंडिविजुअल रख रहे हो तो आपको कुछ इशू नहीं है, बट अगर ट्रैवल एजेंट रख रहा हो, आपके ग्रुप है पूरा, सबको यस लिख दो और एक ग्रुप का डिटेल्स देना पड़ेगा। बट इफ इट्स नॉट ट्रैवल एजेंट, आप जस्ट नो लिखो एंड गो। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, ठीक है, तो अगर आप स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हो दैट्स फाइन, बट उसके अलावा किसी भी कोई और व्यक्ति के साथ जो आपके रिलेटिव नहीं है उसके साथ ट्रैवल करना हो तो यहाँ पे यस लिखना है। बट सर ऑनेस्टली अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो सिंपल ही रखिए, अगर इवन इफ आपके साथ आपके कोई फ्रेंड भी आने वाला हो, ये आने वाला हो, कोई मेंशन करने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं, उनका फाइल इंडिविजुअली रखो, अपना फाइल इंडिविजुअल रखो, तो एक कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो। अकोमोडेशन इन यूके, राइट, अभी ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। तीन कैटेगरी हमने देखी थी, यू कैन ट्रैवल एज अ टूरिस्ट, विजिटिंग फैमिली और विजिटिंग फ्रेंड। ठीक है, अगर टूरिस्ट है तो आपके पास इटिनरी होगी, तो होटल का जो भी डिटेल है वो लिखना है यहाँ पे है। फैमिली और फ्रेंड सिलेक्ट किया हुआ है तो उनका एड्रेस लिखना है, उनका नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे पूछेंगे आपको, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। उनका पूरा नाम लिख दो, उनका पूरा एड्रेस, कोई भी सिटी और पिन पोस्ट कोड या ऐसा कुछ। ये डेट, अभी जो टूरिस्ट है उसका डेट अलग होगा, क्योंकि अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे ट्रैवल करने रहो तो एक होटल का, जो होटल में जितना टाइम रहने वाले हो वो डेट यहाँ पे लिखो, उसके बाद दूसरी होटल में जा रहे हो तो दूसरा एड्रेस, दूसरा इस हिसाब से आपको लिखना है यहाँ पे। बट अगर आप फैमिली या फ्रेंड को लिख रहे हो तो जो डेट आगे लिखी है आपने वो पूरा डेट यहाँ पे सेम का सेम लिख दो, कोई इशू नहीं है, पूरे टाइम आप उनके साथ रहने वाले हो ऐसा दिखा सकते हो। इवन तो अगर शायद आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं दूसरी सिटी में और दूसरी जगह पे,
अभी कंफर्म नहीं है और उस टाइम आप होटल पे रुकोगे दूसरी होटल ऐसा कुछ तो भी चलेगा, इट्स नॉट एन इश्यू, बट अभी के लिए ऐसा रख के सेव एंड कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अदर अकोमोडेशन इन यूके मैंने बोला इस हिसाब से, अगर टूरिस्ट है आपके पास इटिनरी है 2-3 होटल्स है सबको ऐड करो, अगर नहीं तो जस्ट नो। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने लास्ट 10 years में यूके ट्रैवल किया हो तो यस, अभी फ्रेश के हिसाब से मैं फाइल दिखा रहा हूँ तो अभी नो करके ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इतनी कंट्री जो दिखाई है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड यूरोपियन इकोनॉमिक एरियाज, इतने में से कहीं से भी आपकी विजिट है तो वो सिलेक्ट करना है। अभी ये कन्फ्यूजन सबको होता है कि 0, 1, 2, 2, 5 ये कंबाइन है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, एक बार कनाडा गया हूँ, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यूएसए एक बार गया हूँ तो ये 1, एक सिर्फ यूएस अकेला ही गया हूँ तो 1 आएगा। अगर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में अलग अलग जगह पे मैं 3-4 कंट्रीज मैंने, ये तो वो उस हिसाब से यहाँ पे टोटल लिखना है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, आगे आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पे आपको ट्रैवल हिस्ट्री लिखना है, कौन सी कंट्री में गए थे, क्या था डिटेल्स, सब कुछ आएगा। ठीक है, अगर आप वंस यहाँ पे लिख रहे हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सी कंट्री में ट्रैवल किया है, उसका डिटेल लिखो। यहाँ पे 2 to 5 टाइम्स लिखोगे आपको उतना ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, अभी करंटली मैं ये दिखा रहा हूँ कि कोई ऐसी नहीं। हाँ, ये ऑप्शन याद रखो इतनी कंट्री के लिए ही है, उसके अलावा जो कंट्री में ट्रैवल किया है उसका अलग से आएगा आपके पास, एंड ये भी लास्ट 10 years का है। अभी वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री तो जो बाकी की कंट्री जो दिखाएगी उसके अलावा की कोई भी कंट्री है उसका यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज आएगा, कोई अदर कंट्री की जाके यूएई हो गई, अफ्रीकन कोई कंट्री है उसमें गए हो तो उसके लिए यहाँ पे है 7 कंटिन्यू। इमिग्रेशन हिस्ट्री, रिफ्यूजल, अगर किसी कंट्री में रिफ्यूज है इंक्लूडिंग यूके तो यहाँ पर रिफ्यूज वीज़ा, उसको यस करके डेट पूछेंगे आपको, डेट एंड टाइम, और रीजन ऑफ रिफ्यूजल, तो 2 चीज़ें अगर पूछते हैं, अगर रिफ्यूज है तो ये मेंशन करना है। एक ट्रिक ये इसमें यूज़ कर सकते हो आप, कई लोग सिर्फ यूके और यूरोपियन रिफ्यूजल ही इसमें दिखाते हैं, अदर कंट्री के रिफ्यूजल नहीं दिखाते क्योंकि कंसिडर एज अ नेगेटिव पॉइंट। तो कई लोग ऐसा करते हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, बट मेजरली गेट अवे विथ दिस थिंग्स, so it's up to you. Again, breach यूके इमिग्रेशन लॉ, नो। जो लोगों को डिपोर्टेशन यूके से हुआ है या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा स्टे करके वापस आए या ऐसा कुछ भी हो, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा सिनेरियो। मैं ट्राई करूँगा कि उसका भी एक वीडियो अलग से बनाऊँ, बट ये बेसिक अभी सारी चीज़ों के लिए नो नो ही आएगा। वॉर क्राइम्स एंड बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछेंगे तो सारी जगहों पे नो आएगा। अगेन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, नो नो, ये क्वेश्चन नो ही लिखना है। अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो अलग बात है। अ, मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों रखते हैं ये लोग, बट यू शुड गो विद नो। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ओनली इफ यू हैव एनी गवर्नमेंट आर्म फोर्स और इनमें से कोई है तो दिखाना है आपको यस करके, अगर नहीं है तो आई हैव नॉट वर्क इन अबो एंड नेक्स्ट। ओके, ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पे ऐड क्या करना है। तो एक बेसिक चीज़ वीज़ा ऑफिसर को चाहिए कि भाई आपका फंड्स क्या है, तो वो एक बार ब्रीफ में लिख दो कि मेरा सेविंग अकाउंट में इतना पैसा है, इतना है, मेरा एफडी इतना है, ये सब करके। फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम लिख दो, अगर एडिशनल जो मेंशन किया उसके अलावा भी कोई सोर्स है तो। दूसरा एक मेंशन करना है रीज़न ऑफ रिटर्न, अब रिटर्न क्यों हो गए, तो भाई मेरा फैमिली मेम्बर यहाँ पे है, मेरे पास होम है, फैमिली है, या फिर अच्छी जॉब है,
कुछ जितना भी रीज़न आपको माइंड में आ रहा है और 3 चीज़ यहाँ पे कवर कर सकते हो आप। ये लिखना कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे लिख दो, क्योंकि मैं हमेशा हर क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाओ, जिसमें ये सारी चीज़ें आए, जो पर्पस ऑफ ट्रैवल मैंने बोला है, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ही लिखना है। तो उस टाइम वो वीज़ा ऑफिसर वो देख ले, बट अगर आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखनी है, तो इतनी चीज़ें को कवर करना है। और एनी स्पेशल रीज़न, जैसे कि कोई रिफ्यूज़ल आया था प्रीवियसली कोई कंट्री में, तो उसका कुछ जस्टिफिकेशन देना हो, तो जस्टिफिकेशन यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन करो। कोई भी फिर भी कुछ नई चीज़ें माइंड में आ रही है, तो छोटा ब्रीफ लिख के यहाँ पे रख सकते हो। कंफ्यूजन है कि कैसे लिखना है, तो यूज चैट जीपीटी एंड प्रॉम्प्ट में लिख दो कि भाई गिव मी दिस इज माई इंफॉर्मेशन, कन्वर्ट इन 1000 कैरेक्टर्स, वर्ड फॉर यूके विजिटर वीज़ा, और वो अच्छे से आपको प्रॉम्प्ट करके दे देगा। अगर नहीं तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। नाउ ये जब आता है, उससे आगे आपको नहीं जाना है। चेक योर आंसर वाला जो सेक्शन है, यहाँ तक आने के बाद आपको आगे नहीं जाना है। पूरा फॉर्म ठीक से चेक करना है, क्योंकि एक बार यहाँ से आगे आप गए तो फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट होने के बाद आपको कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। सो ये आंसर, ये स्टेज आने के बाद पूरी चीज़, पूरा फॉर्म पढ़ लीजिए। जो भी चेंज करना हो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ऐड करना हो ऐड कर सकते हो, तो कुछ भी करना हो यहाँ से हो जाएगा। ध्यान से पूरी डिटेल चेक करो, कोई भी चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। एंड ये हो जाने के बाद ही आपको नेक्स्ट करना है। ये खास ध्यान रखिए, 2-3 बार एक बार चेक कर लीजिए आराम से, और उसके बाद ही नेक्स्ट करिए। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करोगे, तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन आ जाएगा। तो एक बार पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद अच्छे से रिव्यू कर दीजिए, और उसके बाद ये पेज आएगा डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स का एक ब्रीफ दिया होगा। सब बॉक्स में आपको ऐसे टिक कर देना है। एंड ऑल्सो एक बार देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो गए। ये तो सिर्फ एक बेसिक डॉक्यूमेंट वो पूछ रहे हैं, इसके अलावा भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वंस यू क्लिक दैट, आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको ये पूछा जाएगा विजिटर कंडीशन, कौन सी कंडीशन पे आप जाना चाहते हो। दैट मीन्स बेसिक एक आपको ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड नेक्स्ट। ओके, देन डिक्लेरेशन अगेन एक बेसिक चीज़ का। इस वाले सेक्शन में एक ध्यान रखना है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है या आप अपने लिए फॉर्म भर रहे हो, तो क्लिक आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और ओवर। अगर आप अपने चाइल्ड या किसी और के लिए कर रहे हो जो अंडर 18 है, तो एप्लीकेट एज अंडर 18। सेम वे फॉर लीगल गार्डियंस, अगर किसी के आप लीगल गार्डियन हो या कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके लिए कर रहे हो, तो उसके ये आएगा। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई एम सबमिटिंग द फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, जिनका जो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते या जिन्हें इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो आप ये आई एम सबमिटिंग द फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपकी डिटेल पूछी जाएगी, तो आपकी डिटेल ऐड ऑन करना है। अगर आप अपने लिए कर रहे हो अगेन, देन जस्ट आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और ओवर। कई बार कई लोग सिर्फ इवन पेरेंट्स का फॉर्म फिल करने के बाद भी यही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स इजीली इंग्लिश में बात कर सकते हैं या कैपेबल है इंग्लिश में करने के लिए, तो भले ही आपने फॉर्म फिलअप किया हो, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। बट फॉर सेफर साइड, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए फिलअप कर रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एंड देन आई एम एक्सेप्ट द अबव, राइट। अगर अब नाम थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन क्या है, इसमें आप कौन हो वो बताना है कि आप किसके बिहाफ में एप्लीकेशन कर रहे हो। इफ़ यू आर ट्रैवल एजेंट, सिलेक्ट ट्रैवल एजेंट, फैमिली मेंबर, सिलेक्ट फैमिली मेंबर एंड अदर। फॉर ट्रैवल एजेंट्स,
आई ऑलवेज रिकमेंड कि भाई आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट ना करें, इससे अच्छा है आप आई एम एप्लीकेंट 18 और ओवर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके चले जाए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट सर्टिफाई नहीं होते, तो आपकी क्लाइंट की प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेटर आप एप्लीकेंट 18 एंड ओवर करके जाइए, या फिर क्लाइंट को पूछ लीजिए उनका फैमिली मेम्बर कोई है तो उसके भी हाथ में कर सकते। पर अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, इंडिविजुअल हो और पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, गो फॉर फैमिली मेम्बर। आप कैसे जानते हो उनको, कैसे, उसको सिलेक्ट कीजिए, देन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका लिखना होता है, क्या है आपका एड्रेस। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में, अगर आप यूके में हो और आपके पेरेंट्स इंडिया में है तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखना है कि आप अपने पेरेंट्स के बिहाफ में आप फिलअप कर रहे हो, और ये आप यहाँ पे आपकी डिटेल्स, आपका नाम, फैमिली नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस एंड ऑल दैट, ये डिटेल सारी जो बंदा अपने पेरेंट्स के बिहाफ में या फिर किसी और के बिहाफ में फॉर्म फिलअप कर रहा हो उसकी होगी। ठीक है, so this is the basic thing. Okay, after filling this, just you need to click on save and continue, and there will be the next कर देंगे। उसके बाद आपको एक कंसेंट आएगा, कंसेंट को भी कंटिन्यू देने के बाद ये ऑप्शन आएगा वीज़ा ऑप्शन। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितनी लेंथ का वीज़ा चाहिए आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। 6 मंथ, 2 years, 5 years एंड 10 years। अगर फर्स्ट टाइम है आई ऑलवेज रिकमेंड 6 मंथ। फॉर 2 years एंड 5 years और 10 years के लिए क्या करना है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल्स दूंगा कि कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल आप गो फॉर 6 मंथ, द इजीएस्ट ऑप्शन। क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। उनके लिए स्टैंडर्ड सर्विस 16,469 अभी करंट उसका वीज़ा फीस है। सेव एंड कंटिन्यू अगेन। इसके बाद ऐसा पेमेंट का पेज आ जाएगा। आफ्टर पेमेंट पेज व्हेन यू ये कंटिन्यू टू वर्क पे आप क्लिक करोगे, एक अलग से विंडो ओपन होगा जिसमें आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल या गूगल पे से पे कर सकते हो आप। पे करने के बाद एक फाइनल विंडो आएगा जिसमें आपको प्रिंट रिसिप्ट ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। दो चीज़ें यहाँ पे मेक श्योर करनी है। फर्स्ट, ये डाउनलोड चेकलिस्ट कर देना है, वो जो भी फाइल डाउनलोड हो रही है उसको आपको सेव करके अपने एक फोल्डर में रख देना है। उसका प्रिंट ज़रूर आपको चाहिएगा जब बायोमेट्रिक में आप जाओगे उसके लिए। तो ये डाउनलोड चेकलिस्ट हमेशा याद रख के कर देना है। दूसरी एक चीज़ डाउनलोड कर देनी है, आप यहाँ पे टॉप पे कॉर्नर पे जाओगे, अपना नाम दिखेगा, वहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ लिखा होगा। डाउनलोड पीडीएफ जब आप करोगे वो पूरा आपका फॉर्म जो आपने फिल किया है वो आ जाएगा। तो ये भी अपने रेफरेंस के लिए कॉपी डाउनलोड कर दीजिए, जो हमेशा आपको अगर फ्यूचर में भी फाइल रखना हो तो आपको याद रहेगा कि आपने कौन सी डिटेल्स दी हुई है। अब ये दो चीज़ डाउनलोड करने के बाद प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक पे आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद ये वाला विंडो आएगा, कंटिन्यू। यहाँ से आपको रिडायरेक्ट करेंगे वीएफएस के एक वेब पेज पे। ठीक है, वीएफएस के पेज पे आप जैसे ही जाते हो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ऐसा एक विंडो आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सर्विस चाहिए आपको, क्या चाहिए, कितने लोग हैं, एवरी सिंगल थिंग। तो सिंपली यहाँ पे एक आपका GWF नंबर आ जाएगा, जो भी है जितने लोग हैं उसका, आपका ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करना है, जो भी लोकेशन आपको करना है वो लोकेशन सिलेक्ट करो और वहाँ पे से कंटिन्यू करना है। राइट, यहाँ पे ऐसे आपको अपॉइंटमेंट्स दिखे जाएगी। सिलेक्ट ये वाला प्रीमियम लॉन्च वाला अपॉइंटमेंट, स्टैंडर्ड असिस्टेड फ्री वाली अपॉइंटमेंट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आगे चाहिए या जल्दी चाहिए तो आप लॉन्च वाला भी ले सकते हो।
तो अगर फ्री वाला मिल रहा है तो ऑब्वियसली गो फॉर फ्री वन, वो सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट जाओ। नाउ आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, तो सिलेक्ट सेल्फ अपलोड डॉक्यूमेंट। तो आप ये वीएफएस वाली वेबसाइट पे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वहाँ जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर, वहाँ वहाँ पे वो सर्विस ले असिस्टेंट के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए, तो वो ये वाला सिलेक्ट करना है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से अपलोड करके ही जाओ, तो वहाँ बायोमेट्रिक के टाइम पे आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करने पड़ेंगे और आराम से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ऑलवेज सिलेक्ट, ट्राई टू सिलेक्ट दिस। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपके पेरेंट्स को कन्फ्यूजन है, तो आप ये सर्विस भी ले सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड असिस्टेंट। और उसके बाद ये एक सर्विस आपको ले लेना है हमेशा, एसएमएस का नोटिफिकेशन के लिए, ट्रैक आपका कहाँ कुरियर जा रहा है। तो एक आप सर्विस ले सकते हो अगर आपको ट्रैक करना है इसके लिए। अगर नहीं चाहते हो तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि अब ई वीज़ा हो गया है, पासपोर्ट आपको वापिस मिल जाएगा, तो ट्रैक करने की कोई ज़रूरत ही होती नहीं है। पहले पासपोर्ट जाता था वीएफएस से एम्बेसी में, वहाँ पे स्टैम्प लगता था, उसके बाद आता था। बट नाउ वो पूरी प्रोसेस नहीं रही, तो आप ये सिलेक्ट ना करो तो भी चलेगा। सिर्फ सेल्फ अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे तो यहाँ पे कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा, फ्री में सारा काम हो जाएगा बायोमेट्रिक वाला। ठीक है, नाउ कंटिन्यू। बस यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के आप पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म होने के बाद एक विंडो ओपन होगा जिसमें ऑप्शन आएगा आपकी अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, और उस विंडो में नीचे सेल्फ अपलोड डॉक्यूमेंट ऐसा ऑप्शन भी आएगा। वो सिलेक्ट करके आप उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आई विल लेट यू नो। और ये डॉक्यूमेंट सेल्फ अपलोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जाके आप डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सेल्फ अपलोड में अपलोड फाइल्स, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे, और कौन से डॉक्यूमेंट आप कंपलसरी होते हैं, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कैसे करने हैं। सो पूरा फॉर्म आपने देख लिया है। अभी लास्ट में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, और ये दो सीनेरियो मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि कैसे करना है। एंड वीडियो लास्ट तक देखे, टिप्स है जो और रिफ्यूज़ल को अवॉइड करने के लिए मैंने ऐड किया है, जो कॉमन मिस्टेक होती है, जो कॉमन रीजंस है रिफ्यूज़ल के, वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए एक पूरा सेक्शन मैंने रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद सीनेरियो वन। पहले डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंट पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ये जो हमने पे करने के बाद लास्ट में जो डाउनलोड किया था, ये दोनों अपलोड करना है। एविडेंस ऑफ एप्लीकेशन वाला सेक्शन जो था उसमें, वीएफएस वाले पेज में वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट के सारे पेज स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें अगर अपलोड नहीं कर रहे और वहाँ पे ले जाना है, तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ों का जेरोक्स एंड ओरिजिनल पासपोर्ट दोनों ले जाना है। मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में कंपलसरी लिखा है मैरिज सर्टिफिकेट, तो आपको रखना है। अदरवाइज आप अवॉइड नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। इनविटेशन लेटर एंड होस्ट डॉक्यूमेंट, तीन ऑप्शन अगर आपको याद हो तो, एक टूरिस्ट था, विजिटिंग फैमिली एंड विजिटिंग फ्रेंड। तो जिन जिन लोगों ने विजिटिंग फैमिली और विजिटिंग फ्रेंड सिलेक्ट किया है, उन लोगों को कंपलसरी इनविटेशन लेटर साइन बाय द होस्ट जो आपको इनवाइट कर रहा है, उनका साइन करके, उनके सारे डॉक्यूमेंट, उनका पासपोर्ट, अगर सिटीजन वहाँ के नहीं है तो उनका वीज़ा वहाँ का, और उनके सोर्स ऑफ इनकम यानी कि पे स्लिप से आ गया, उनका बैंक स्टेटमेंट, ये सब रख के इनविटेशन लेटर के साथ रखना है। वो भी आप अदर सेक्शन में अपलोड कर सकते हो या स्पॉन्सरशिप वाले सेक्शन में अपलोड कर सकते हो। जब भी कभी कंफ्यूजन हो, सारी चीज़ें अदर वाले सेक्शन में अपलोड कर देना, जो बीएफएस में मैंने दिखाया था। ये जो पार्ट है, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इटिनरी, कंफर्म बुकिंग, टूरिस्ट, वो सारा टूरिस्ट वाला ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उसके लिए होटल बुकिंग कंफर्मेशन एंड ऑल, तो वो जो टूरिस्ट वाला सेक्शन हमने दिखाया था उसके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है।
3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मिनिमम 3 मंथ तो होना ही चाहिए, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग दिखता है पार्ट। मेक श्योर बैंक में अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट में कोई बड़ी ट्रांजेक्शन ना हुई हो। जो भी स्टेटमेंट लो आप पहले एक बार देख लो कि कोई बड़ा ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। एफडीज का सर्टिफिकेट आगे और पीछे दोनों स्कैन करके रखना है। म्यूचुअल फंड आप म्यूचुअल बैलेंस का एक सर्टिफिकेट आता है, आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर को बोलोगे तो वो ये और शेयर सर्टिफिकेट आपको दे देगा। पीएफ रिकॉर्ड रिस्पेक्टिव आपकी एम्प्लॉयमेंट के वहाँ से मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आपको एनएसडीएल या वो एनपीएफ वाली जो वेबसाइट है उनसे मिल जाएगा। सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स, बट अगेन सैलरी स्लिप्स रखने से पहले ये देख लेना कि जो अमाउंट हमने लिखा है वो ऑलमोस्ट एटलीस्ट थोड़ा बहुत मैच हो रहा है कि नहीं मंथली सैलरी में। आईटीआर लास्ट 2 इयर्स, अब आईटीआर सिर्फ आगे का पेज नहीं रखना है, उसके बाद कंप्यूटेशन भी होता है। अगर एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉयमेंट हो आपका तो फॉर्म 16 आएगा, और एम्प्लॉयर हो या कोई बिजनेस वाला हो तो एक कंप्यूटेशन वाला पेज आता है। अकाउंटेड बैलेंस शीट भी हो सकती है उसमें। तो जो भी है वो सारी चीज़ रखनी है, सिर्फ आगे का पेज नहीं रखना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हमें देना है, तो अगर एम्प्लॉई हो आप तो आप आईडी कार्ड रख सकते हो, सैलरी स्लिप रख सकते हो, एंड और कोई सर्टिफिकेशन या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, छुट्टी का कोई अगर लेटर आपको मिला हो, मैंडेटरी नहीं है बट आप वो भी रख सकते हो। बिजनेस ग्रुप्स में मैंने बोला था इस हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एनी रजिस्ट्रेशन बिजनेस के बिल्स भी आप रख सकते हो, आपका विजिटिंग कार्ड भी स्कैन करके रख सकते हो। तो ये सारे एविडेंस हो जाएंगे बिजनेस ग्रुप में। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट तब रखना है अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा हो, तब उसका एफिडेविट ऑफ सपोर्ट रखना है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बेस्ड है कि आप एक कोई वैल्यूअर को पकड़ के सारी प्रॉपर्टी का एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बना दो, और वो वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ अपना प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स रखना ज़रूरी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश में रखो। सारे डॉक्यूमेंट मेक श्योर इंग्लिश में हो, अगर नहीं है तो ऑफिशियल ट्रांसलेशन साइन स्टैम्प बाय सर्टिफाइड लॉयर करके ही रखना है। एट द एंड कवर लेटर, ये इंपॉर्टेंट है पर्पज ऑफ ट्रैवल लेटर। अगर कवर लेटर कैसे बनाना है तो सिंपल गो टू चैट जीपीटी या किसी में जाओ, अपना पूरा सीनेरियो उसे बताओ, एक बहुत अच्छा लेटर वो कवर करके आपको दे देगा। मेन पॉइंट कवर लेटर में होने चाहिए आपका फाइनेंशियल सोर्स कितना है, आप कहाँ जा रहे हो, किनसे मिल रहे हो, और आप वापस क्यों आओगे उसका रीज़न। ये 3 चीज़ें डेफिनेटली इंक्लूड करनी है कवर लेटर के लिए। नाउ इंडिविजुअल और कपल, ये सीनेरियो 1 है। अगर आप इंडिविजुअल फाइल रख रहे हो या कपल में रख रहे हो तो इसकी एनुअल इनकम 5 से 6 लाख है, राइट। अगर इतनी है कपल की या इंडिविजुअल की इनकम 5 से 6 लाख, तो उसमें क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो एनुअल इनकम मैंने बोला इस हिसाब से 5 से 6 लाख है। आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कपल विद कंबाइंड इनकम इतना है आपका, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, राइट। तो 3 महीने का स्टेटमेंट मिनिमम मैंने बोला उस हिसाब से 6 से 7 लाख रुपए का होना चाहिए आपका, तो वो एक स्टेबिलिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इनकम प्रूफ मस्ट बी कंसिडर एटलीस्ट 3 to 6 मंथ, मैंने बोला उस हिसाब से। तो 3 से 6 महीने वाला मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास पुराना फंड नहीं है तो एक अलग से अकाउंट बनाओ, उसमें 6 से 7 लाख रुपए रख दो, 3 महीने तक बिना हिलाए कुछ भी करे, कोई ट्रांजेक्शन ना होना चाहिए या छोटा मोटा ही ट्रांजेक्शन करो, और उसके बाद फाइल रखो तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि आपके जल्दीबाजी में आप अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा ना तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। इस बेटर है कि आप वेट फॉर 3 मंथ्स, बैलेंस अच्छे से हो गया उसके बाद फाइल रखो। हाउ मच शुड फंड यू शुड शो, ये तो मैंने बोला इस हिसाब से 5 से 7 लाख रुपए। अगर कपल हो तो 8 से 9 करो तो अच्छा है, बट 5 से 7 लाख रुपए इतना मेंटेन। अगेन 5 से 7 लाख रुपए में से एटलीस्ट 5 लाख या 4+ लाख जितना रुपया आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, बाकी आप शेयर में और इसमें दिखा सकते हो, बट सेविंग अकाउंट में एटलीस्ट 5 लाख या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। 10 से 15 दिन की ट्रिप दिखा हो, मैंने बोला इसे सेफ है, आप ज़्यादा टाइम रह सकते हो, बट 10 से 15 से दिन का ट्रिप दिखा के 6 महीने का वीज़ा ले लो, और उसके बाद आपको ज़्यादा रहना है तो रह सकते हो, नॉट मोर देन 6 मंथ बट एटलीस्ट 1 to 2 मंथ। फॉर कपल्स जॉइंट बैंक बैलेंस मैंने दिखा दिया कितना है। हायर बैलेंस इज इक्वल टू हायर अप्रूवल चांस, ये सिंपल है,
रीज़न है, बट इतना भी हायर फंड नहीं दिखा देना कि जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम से मैच ना कर। आप 1 करोड़ रुपए दिखा रहे हो और आपका सोर्स ऑफ इनकम 3-4 लाख रुपए ही है, तो वो क्वेश्चन रेज कर सकता है। तो वो मार्जिन भी आपको ध्यान में रखना है। बैलेंस शुड बी कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 मंथ, मैंने बोला है वो कि ये खास देखेंगे वो। लास्ट मिनट कैश डिपॉजिट अगेन एंड अगेन, कोई बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं करना है, अगर हो गया है तो उसका जस्टिफिकेशन देना ही देना है। एक लेटर बनाओ, जस्टिफिकेशन लेटर फॉर ट्रांजेक्शन्स, और दे दो उसमें। सबमिट 3 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, एफडी सर्टिफिकेट, लास्ट मल्टीपल अकाउंट्स है तो सारे अकाउंट्स को कंबाइन करके आप वो कर सकते हो। ये बेसिक, ये सिनेरियो के लिए चेकलिस्ट थोड़ा सैलरी स्लिप, आईटीआर, इनकम, जो बेसिक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वैसा ही है। तो ये सारी चीज़ें रखनी है, ओरिजिनल स्कैन करनी है या फिर सर्टिफाइड कॉपी, या फिर ओरिजिनल अगर आप स्कैन करके अपलोड नहीं कर रहे हो और वहाँ जाके जहाँ पे बायोमेट्रिक है वहाँ पे अपलोड करने वाले हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है अपने साथ। बट जैसे मैंने बोला था कि बेटर ऑप्शन है आप वीएफएस वाली वेबसाइट पे सारा चीज़ अपलोड कर दो। ये ऑप्शन है स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप टूरिस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो रिफंडेबल फ्लाइट्स, होटल फ्लाइट्स, कवर लेटर। अगर अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स है तो इनविटेशन लेटर, फ्रेंड्स और फैमिली और उनके डॉक्यूमेंट। दूसरी एक चीज़, स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाना, जैसे कि प्रॉपर्टी अपने पास है, फैमिली है, जॉब लेटर है, कि जिसके रीज़न से आप वापस आओगे, तो उसमें आप गोल्ड भी दिखा सकते हो, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन दिखा सकते हो। ओल्ड पेरेंट्स आर वेरी गुड एग्जाम्पल कि वो आपके साथ रहते हैं और उनको उनके लिए वापस आ रहे हो। अच्छी जॉब है आपकी, तो ये सारा पॉइंट्स आपको जब भी अपना लेटर, कवर लेटर लिख रहे हो उसमें बताना है कि भैया ये सारे रीज़न के लिए मैं वापस आने वाला हूँ। देन सीनेरियो 2 है नो पर्सनल इनकम। अभी जैसे हमने बात किया था कि जो लोगों का अपना इनकम नहीं है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे कि रिटायर बैंड्स है, स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन है, हाउस वाइफ्स है, तो उनके लिए दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो पॉसिबिलिटी में एप्लीकेंट है, उसके पास पैसे तो है सेविंग्स के, भले ही इनकम नहीं है बट अपने नाम के पैसे है। और दूसरी पॉसिबिलिटी सेविंग ही नहीं है, पूरा का पूरा वो स्पॉन्सर पे डिपेंड करने वाला है। Okay, so possibility first, applicant with no personal income, housewife, homemaker, not earning, fully dependent on spouse, retired parents, ये सारे मैंने ऑप्शन लिखे हैं कि ये लोग स्पॉन्सर पे डिपेंड करने वाला है। तो इस उन लोगों के लिए स्पॉन्सर का बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जिस तरीके से इंडिविजुअल वालों को दिखाने पड़े थे वैसे स्पॉन्सर के रखने हैं। सो पॉसिबिलिटी ए के लिए देख लेते हैं, जिनके पास अपना खुद का सेविंग्स है बट पैसे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जैसे रिटायर्ड हो गए हो ऐसा कोई। सो योर ओन सेविंग बैंक अकाउंट 2 से 3 लाख रुपए आप अपने दिखाओ, उससे ज़्यादा दिखाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। 5 से 6 लाख फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ। बैलेंस शुड बी 3 to 6 मंथ ओल्ड। कोई लार्ज टाइम, लास्ट लास्ट मिनट का कोई डिपॉजिट नहीं, जैसे इंडिविजुअल में हमने डिस्कस किया, ठीक है। और डॉक्यूमेंट पासपोर्ट एप्लीकेंट का, और स्पॉन्सर का सारा इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 इयर्स का, स्पॉन्सर का स्पॉन्सरशिप लेटर साइन विद कवर ऑल एक्सपेंसेस करेगा, वो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जो मैंने बोला था वो बनाना है। 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बना सकते हो, ज़्यादातर सारे लॉयर्स को पता है कैसे बनाना है, तो वो आप कर सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई पैसा भी नहीं है सेविंग्स में और पूरे का पूरा स्पॉन्सर कवर करने वाला है। इस चीज़ में एप्लीकेंट का कुछ रखना नहीं है, सब कुछ स्पॉन्सर का रखना है। तो अगेन स्पॉन्सर की सारी चीज़ें इसमें रखनी है, आईटीआर से लेके सब कुछ A to Z, इंक्लूडिंग 3 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ये भी आ जाएगा इसमें। शायद आपने पॉसिबिलिटी में अगर स्पॉन्सर का बैंक स्टेटमेंट नहीं रखा तो भी एक बार चल जाएगा, पर यहाँ तो उसको रखना ही पड़ेगा। पर वो भी फंड उसका मिनिमम टू मिनिमम 7 to 8 लाख प्लस होना चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर को अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है और आपको भी स्पॉन्सर करना है, तो इस हिसाब से आपको ये देखना है। स्पॉन्सर में कई स्पेशल केसेस होता है कि जिसमें यूके के रिलेटिव है, जैसे कि अपना बेटा, डॉटर या कोई भी वहाँ का है, उसको स्पॉन्सर कर, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। इन दैट केस रेगुलर मनी ट्रांसफर टू इंडिया इज हो तो बहुत बढ़िया है। अगर वो बच्चा आपको अकाउंट में पैसे भेज रहा है तो वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, दो एक एडिशनल पॉइंट है और ये वो आपको हेल्प करेगा।
इसके अलावा सेम वे एज अ स्पॉन्सर हो जाएगा तो उसको भी सारा ITR है, यूके का प्ले स्लिप्स है, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट है, सब कुछ दिखाना है। अगर यूके में रह रहा है और वो सिटीजन नहीं है यूके का, तो उसका किस वीज़ा पे रह रहा है, BRP कार्ड है या ई वीज़ा वाला है, तो ई वीज़ा भी उसका दिखाना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस दिखाना है, बिल दिखा सकते हैं, काउंसिल टैक्स लेटर या ऐसा कुछ भी उसको, एंड P45 या कोई भी टैक्स का डॉक्यूमेंट भी उसका रखना होता है। स्पॉन्सरशिप लेटर स्पॉन्सरशिप लेटर में बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। स्पॉन्सर का नाम होता है, कितना एक्सपेंस कवर करेगा, कितने टाइम के लिए जाने वाला है वो कवर करेगा, एंड देन साइन। ज़्यादातर लॉयर्स के पास उनका फिक्स फॉर्मेट होता ही है। अगर नहीं मिल रहा है तो यूज़ एनी AI टूल, चैट GPT ले लो, क्लॉड ले लो, कुछ भी वहाँ से मिल जाएगा आपको, बहुत बढ़िया से वो लिख के दे देगा। राइट, तो ये दोनों सीनियर हमने डिस्कस किए हैं। उसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कंपलसरी है, क्या चीज़ को ध्यान रखना है, तो ये पूरा एक बहुत सीनियर है। इसके अलावा भी काफ़ी सीनियर और रिफ्यूज़ल ये सब होता है। तो अगर आपको क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं पॉसिबल आपको, अगर छोटा क्वेश्चन छोटी क्वेरी है तो मैं वहाँ पे ही मैसेज दे दूंगा, या फिर कंसल्टेशन के लिए कोई टाइमिंग या ऐसा कुछ मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो लास्ट पार्ट है स्मार्ट स्ट्रेटजीज। ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो आपका रिफ्यूज़ल नहीं आने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। और फर्स्ट थिंग, मिनिमम 3 मंथ्स ओल्ड, ये मैं बोलता ही जा रहा हूँ। रीज़न है कि वो मैक्सिमम रीज़न है। अगर कोई रिफ्यूज़ल लेटर मैंने देखे होंगे ना, तो इसमें ये रीज़न है कि भाई आपका फंड पुराना नहीं है, या फिर आपके फंड में फाइनेंशियल रीज़न इज द मेन कंसर्न वीज़ा ऑफिसर के लिए। तो वो हमेशा उसमें आपको रिफ्यूज़ करते ही करते हैं। कैश डिपॉजिट या ऐसा, इवन बैंक डिपॉजिट भी 50,000 से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो उसको जस्टिफाई करना ही करना है। नो राउंड फिगर डिपॉजिट, ये भी एक ध्यान रखो कि भाई थोड़ा लगे कि भी एक है। और मैंने बोला इस हिसाब से अगर आप वेल एडवांस में फाइल रख रहे हो तो बेटर है कि एक अलग से अकाउंट रख दो, उसमें पैसे रखो 3 महीने तक आराम से। मैक्सिमम वीज़ा सक्सेस मैंने इसमें देखा है, मैक्सिमम। अलग से अकाउंट 3 महीने तक रहने दो पैसे, उसमें छोटा मोटा 1,000-2,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। एंड वो स्टेटमेंट रखो, वीज़ा ऑफिसर को कोई क्वेरी नहीं रहेगा, आराम से वो आपको वीज़ा दे देगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी आप रख सकते हो, मैंने बोला उस हिसाब से वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा के आप वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करो। अगर फाइनेंस वीक है, कहीं अगर आपके पास एक, मान लो कि आपके पास सिर्फ 4-5 लाख रुपए ही है और कपल को जाना है, तो पहले एक को रखो, वाइफ का रख दो। आप एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर अपना बना के वाइफ को पहले वीज़ा ले लो वाइफ का, उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई करो। ये सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी है, कम फंड में ये हो जाएगा। नाउ एक दूसरी चीज़ है, लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है तो क्या करें, या फिर अ, कोई फंड देने वाला है बट अभी रिसेंटली होगा तो क्या करें। एक सिंपल चीज़ करो, एक अकाउंट लो, बनाओ, या अपने कोई अकाउंट में अगर कोई दे रहा है तो ले लो, या फिर पर्सनल लोन या कुछ भी मिल रहा है उससे एक एंट्री लगवा के पूरा पैसा अकाउंट में ले लो, 6 से 7 लाख रुपए ट्रांसफर, ठीक है। और उसके एक दिन बाद का स्टेटमेंट लेना है। 3 महीने तक वो ऐसे के ऐसे बैंक स्टेटमेंट फंड अपने बैंक में रहने दो, और जिस दिन एंट्री की थी आपने 3 महीने पहले, उसके एक दिन बाद का स्टेटमेंट लेना है और वो रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये कर पाओगे तो कोई इश्यू नहीं है। 2 से 3 महीने आपके अकाउंट में पैसे तो होने चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। बट मान लो कि आपने किसी से पैसे लिए 2-3 महीने से, तो आपको वो एंट्री हाइड कैसे करनी है। तो आज पहली तारीख है, आज आपने डिपॉजिट किया 7 लाख रुपए अपने अकाउंट में। नाउ 3 महीने के बाद जब आपको बैंक स्टेटमेंट रखना है ना, तो आप बैंक स्टेटमेंट दूसरी तारीख से लोग स्टार्ट करवाओगे। अपने बैंक मैनेजर को बोलो कि मुझे दूसरी तारीख से उस दिन तक का स्टेटमेंट दो, तो वो जो फर्स्ट तारीख को जो एंट्री हुई थी वो अंदर ना आए। तो ये एक बहुत छोटी चीज़ है, बट आपको 100% हेल्पफुल रहेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ,
एक 3 महीने वाला स्टेटमेंट, और दूसरी चीज़ सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और सेविंग्स में बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी आपका रिफ्यूज़ल आएगा, तो मेक श्योर सोर्स ऑफ इनकम कर दे। अगर लग रहा है कि भाई मेरे पास आईटीआर नहीं है, तो एक पुराना आईटीआर और नेक्स्ट ईयर का जब आ रहा हो वो आईटीआर फिलअप करो, टाइम लेके फाइल रखो, तो वीज़ा आने का सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। ऐसे आप जल्दी जल्दी में फाइल रखने में रिफ्यूज़ल रेट हो जाए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइज ऑफ इंडिया, मैंने बोला इस हिसाब से आप प्रॉपर्टी दिखा दो, बिजनेस, फैमिली, चिल्ड्रन, एल्डरली पेरेंट्स, रिटर्न टिकट, रिटर्न फ्लाइट्स, कवर लेटर में ये सारी चीज़ें मेंशन करो जिससे आपको लगे कि भाई आप जेन्यून हो। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी मेरा है _urban_monk, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज करो। ये वीडियो, छोटा सा वीडियो इसका मैं रखूंगा, उस वीडियो में ही आप कमेंट कीजिए या मुझे डीएम कर सकते हो। एंड कोई क्वेरी हो तो मैं पॉसिबल अगर चैट में हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, और एल्स कंसल्ट करने के लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कंसल्टेशन फ़ोन पे या जूम पे कर लेंगे। ठीक है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं होता, तो शायद कमेंट्स में आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिवर्ट कर पाऊँ, तो देख लेना। लास्ट में अगर कोई भी क्वेरी हो, ड्रॉप, मैंने बोला इस हिसाब से इंस्टाग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, यूट्यूब पे अवॉइड करिए क्योंकि यूट्यूब कमेंट सेक्शन में शायद मैं देखूँ या ना देखूँ। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। फॉर्म्स की डिटेल्स भी मैंने एज मच एज पॉसिबल मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है। फिर भी क्वेरी हो तो ये स्कैन दिस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एंड ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा दूसरे वीडियो बनाने में। एंड अगेन आई एम नॉट प्रोफेशनल एडिटर और ये सब, तो मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि अच्छे से वीडियो बने। बट अगेन कोई भी सजेशन हो तो आप लिख सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।